कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि और प्रलय फार्म हाउस में एक दूसरे के साथ होली खेलने में व्यस्त थे। इधर विन्नी सृष्टि को होली मैदान में ना पाकर फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रही थी। गार्ड्स विन्नी की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी मैडम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। सर ने हमें मना किया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए, और वैसे भी यहाँ फार्म हाउस के अंदर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। विनी गुस्से से बोली, ओह रियली, मैं यूं ही कोई नहीं हूँ जिसे आप लोग मना कर रहे हैं। मैं विनी वर्मा हूँ और बहुत जल्दी ना मैं इस फार्म हाउस की मालकिन बनने वाली हूँ। तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, इसलिए जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो गार्ड्स बिन्नी को देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे। उन गार्ड्स को हंसते हुए देखकर बिन्नी और ज़्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम लोग यहाँ से हट रहे हो या नहीं? अब गार्ड्स थोड़ा सीरियस होकर बोले, बेशक से आप कुछ भी कह लीजिए मैडम, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। अगर आपको अंदर जाना है तो पहले हमारे बॉस से परमिशन लेकर आइए। वो अभी अंदर नहीं है, वो बाहर ही हैं। तो जाइए, आप जाकर उनके साथ ही यहाँ वापस आइएगा, तभी हम आपको अंदर आने की परमिशन देंगे। गार्ड्स का करारा जवाब सुनकर विनी का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो गुस्से से मुट्ठियाँ कसते हुए बोली, अगर प्रलय अंदर नहीं है तो ज़रूर वो बाहर होगा। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि सृष्टि और उसके बीच कुछ हो। मुझे प्रलय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही होगा, उसे अपने जाल में फंसाना ही होगा। बोलकर वो तुरंत प्रलय को ढूंढने के लिए गार्डन एरिया की तरफ चली गई और उसके जाते ही ईरा वहां पर आई। वो भी सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जाने लगी तो गार्ड्स ने उसे भी रोका। ईरा गुस्से से बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? प्रलय की स्पेशल गेस्ट हूँ मैं। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर प्रलय के पास जाना है, उसे इम्प्रेस करना है। ये बोलते हुए ईरा की आंखें बेहद नशीली दिखाई दे रही थी। उसे नशे में देखकर गार्ड हंसते हुए बोले, और हाँ, आप बॉस को इम्प्रेस करने जाएंगे और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर आप भी इस फार्म हाउस की मालकिन बन जाएंगी। यही कहना है ना आपको? ईरा हंसी और बोली, हाँ ये कहना है मुझे, लेकिन तुम लोगों को ये बात कैसे पता? अभी तक तो मैंने ये बात किसी को कही ही नहीं। उन गार्ड्स में से एक तुरंत बोला, वो क्या है ना, हम प्रलय सर के गार्ड्स हैं तो हमें पता होता है, और हमें ये भी पता है कि इस वक्त प्रलय सर अंदर नहीं बल्कि बाहर गार्डन एरिया में ही हैं। इसलिए आप वहाँ पर जाकर उन्हें इम्प्रेस कीजिए। ईरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। आप लोग कितने अच्छे हैं जिन्होंने मुझे इतनी एडवाइस दी। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और प्रलय सर को इम्प्रेस करके वापस उसे अंदर लाती हूँ, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत कुछ करना है। ये बोलकर उसने आई विंग की तो गार्ड्स की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और ईरा कमर मटकाते हुए वहां से चली गई। जहां एक तरफ विनी और ईरा दोनों ही प्रलय को इम्प्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त तकिए पर सर रखकर लेटा हुआ था और सृष्टि उसको एकटक निहार रही थी। सृष्टि उसे देखते हुए बोली, आपको अपना प्यार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर राणा। आज मैं आपको अपना प्यार प्रूव करूँगी। आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करूं, तो आज मैं आपसे प्यार करूंगी। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, सच में यूनिवर्स, तुम मुझसे प्यार करोगी? कितना प्यार करोगी? सृष्टि भी बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, बहुत सारा प्यार। ये बोलते हुए उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो चुका था। उसने पहले उसके दोनों आँखों को चूमा, फिर उसके गालों को। ऐसा करते हुए वो उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी और लास्ट में उसके होठों को चूम लिया। प्रलय ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसकी यूनिवर्स सच में उस पर अपना प्यार लुटा रही थी, जो उसके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। कुछ ही पलों में प्रलय उसे मदहोशी भरी नज़रों से देखते हुए बोला, जाना, पागल कर रही हो तुम मुझे? मैं नहीं रोक पा रहा खुद को। बेसब्र कर दिया तुमने मुझे। तुमने तो मुझे प्यार कर लिया, अब मुझे तुम्हें प्यार करना है। ये बोलकर उसने सृष्टि के होठों को लॉक कर दिया। सृष्टि ने भी उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए थे और उसे रिस्पॉन्स देने लगी थी। आज उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि दो लोगों के बीच सिर्फ हवस नहीं, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है।
दोनों मदहोशी में अपने होश खो बैठे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी और सुबह जिस गार्डन एरिया में सब लोग मस्ती से होली खेल रहे थे, अब वो गार्डन एरिया धीरे धीरे खाली हो रहा था। लगभग से सभी लोग जा चुके थे, लेकिन विनी अभी भी वहीं पर थी। नताशा और इरा दोनों इतनी ज़्यादा नशे में थी कि दोनों ही गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन चली गई थी। सिर्फ इक्का दुक्का मेहमान वहाँ पर थे जो पूरी तरह से नशे में टल्ली थे और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करते धड़ाम से नीचे गिर जाते। उन लोगों के बीच अब विनी अकेली थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मतलब तुम लोगों ने मुझे चकमा दिया है? अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं हो तो ज़रूर कहीं और अपने प्यार में गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जो किया है ना सृष्टि भाभी, अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। एक बार तुम घर जाओ, आज घर पर स्वागत तुम्हारा मैं करूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के अंदर लग्जीरियस रूम में सृष्टि और प्रलय अभी भी दोनों बेड पर लेटे हुए थे। वो तकरीबन सुबह के 12 बजे से यूं ही बेड पर लेटे हुए थे और अब रात के 8 बज चुके थे। सृष्टि, जिसे इतना सोने की आदत ही नहीं थी, वो तो नशे की वजह से उसे कुछ होश ही नहीं रहा। अचानक से उसे अपनी पूरी बॉडी और सिर में ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा, तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए उसने दर्द भरी आह ली। अभी तक उसे ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो है कहाँ पर और किस हालत में है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तो उसे आंखें खोलने में लगे और आंखें खोलने के बाद भी वो सीलिंग की तरफ देखने लगी। अचानक जब उसे महसूस हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं कहीं और है, तो वो तुरंत हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। अगले ही पल उसके सामने वो नज़ारा घूम गया जब वो होली पार्टी में शामिल हुई थी और रागिनी उसे एक तरफ लेकर गई थी। प्रलय का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। तभी उसका ध्यान अपनी हालत पर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रलय, जो तकिए पर चेहरा उल्टा कर लेटा हुआ था, उसका सिर्फ एक तरह का चेहरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद सुकून से सोया हो, लेकिन उसे देखते हुए सृष्टि बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ब्लैंकेट पर उसके हाथ इतना ज़्यादा कसे हुए थे कि उसके पूरे हाथ एकदम लाल हो गए थे। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और ज़ोर से दबाया ताकि उसकी सिसकियां भी किसी को ना सुनाई दे। वो रोते हुए बोली, ये क्या हो गया? मैं यहाँ पर कैसे कैसे आई? ये सब बहुत गलत हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से प्रलय की तरफ देखा, तो इस बार सिर्फ उसकी आंखों में आंसू नहीं, बेहिसाब गुस्सा भी था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आई हेट यू मिस्टर राणा, आई हेट यू। आज तक मुझे मानव से भी इतनी नफरत नहीं हुई जितनी अब आपसे हो रही है। कम से कम वो सामने से तो जिस्मों को नोचता है ना, आप तो उससे भी ज़्यादा बुज़दिल और धोखेबाज निकले। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। एक बार फिर से उसकी नज़र प्रलय पर गई और वो बेहद नफरत के साथ बोली, मैंने पहली बार किसी पर विश्वास करना शुरू किया था मिस्टर प्रलय राणा, और आज आपने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, मुझे ही तोड़ दिया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था आपको। बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकली और उस रूम से बाहर आ गई। प्रलय अभी भी सोया हुआ था। सृष्टि बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। सभी लोग वहाँ से जा चुके थे सिवाय गार्ड्स के। गार्ड्स ने जब उसे देखा तो वो भी हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अंदर कौन है कौन नहीं, और वो सृष्टि को जानते भी नहीं थे। लेकिन जब सृष्टि दरवाजे पर आई तो उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और सृष्टि उस दरवाजे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय ने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नज़र अपने बगल में गई। वहाँ पर कोई नहीं था। इस बात से उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो अकेले सोने और अकेले उठने की आदत थी। लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि आज सुबह क्या हुआ था और प्रलय और सृष्टि के बिताए हुए पलों की धुंधली धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने चलने लगी, तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत बेड पर उठकर बैठा और अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत थी, इसलिए वो नशे का आदी था और इसी वजह से उसे वो सारी बातें और सारी चीज़ें याद थी जो उसके और सृष्टि के बीच हुई। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला,
ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ओ गॉड, यूनिवर्स क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। ये बोलकर वो जब बेड से उठने लगा तब उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। तो एक पल के लिए वो भी कांप गया। आज तक वो कभी किसी के इतना करीब नहीं हुआ था। हमेशा से वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए ही खुद को रिजर्व रखते हुए आया था। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन थी उसके बाद सृष्टि के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो तुरंत वॉशरूम में गया और वापस आकर उसने शर्ट और लोअर पहना और जल्दी से रूम से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपनी सुध बुध खोए सड़क पर चले जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बस होली सेलिब्रेशन की तस्वीर चल रही थी। उसका सिर अभी भी ज़ोर से दर्द से फटे जा रहा था। वो रोते हुए बोली, मैंने मानव को धोखा दे दिया। मैंने माजी का विश्वास तोड़ दिया। बहुत गलत किया मैंने। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मानव और माजी को इसके बारे में पता चला तो। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। वो डर से अंदर तक कांप रही थी। वो अचानक ही बोली, माजी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। टाइम कितना हुआ है? ये बोलते हुए उसने अपने आसपास ही अपना चेहरा घुमाया तो इतना अंधेरा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वरना अब तक तो उसे वक्त का होश ही नहीं था। तभी एक ऑटो उसके सामने आकर रुकी और सृष्टि तुरंत उस ऑटो में बैठकर वर्मा हाउस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय राणा फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठने लगा कि तभी किसी ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? उसकी ज़िंदगी में प्रलय लाकर अब एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में तबाही मचाने जा रहे हो? ये बात सुनकर उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। कुछ देर बाद वर्मा हाउस। सृष्टि वर्मा हाउस में पहुंची तो तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आई। हालांकि उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन वो जितनी फुर्ती दिखा सकती थी उतनी फुर्ती दिखाकर घर के अंदर आई और आते ही उसकी नज़र संतोष जी पर गई, जो घर में ही टहल रही थी। संतोष जी को देखते ही जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई हो और वहीं जैसे ही संतोष जी ने कदमों की आहट सुनी, उन्होंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो सृष्टि को देखकर उनके चेहरे की त्योरियां चढ़ गई। वहीं सोफे पर ही बिन्नी बैठी थी, जिसके हाथों में पॉपकॉर्न से भरा हुआ बाउल और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। संतोष जी आकर सृष्टि के सामने खड़ी हुई और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तो घर वापस आने का वक्त तुझे मिल ही गया। सृष्टि लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ बोली, वो माँ जी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो संतोष जी को क्या जवाब दे। संतोष जी गुस्से से बोली, कहाँ थी अब तक? क्या कर रही थी? किसके साथ थी? सृष्टि तुरंत बोली, मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको सच बताती हूँ, प्लीज़ आप मेरा यकीन कीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी ने उस पर अपना हाथ उठा दिया। डर के मारे सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया था। लेकिन जब उसे काफ़ी देर तक संतोष जी का हाथ अपने चेहरे पर महसूस नहीं हुआ तो उसने डरते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन जब उसने संतोष जी को सामने मुस्कुराते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। संतोष जी ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुझे क्या लगा मैं तुझे मारूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे तू तो मेरी लाडली बहू है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। मैं तुझ पर हाथ क्यों उठाऊंगी? आजा, जल्दी आजा, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। आज मैंने खुद अपने हाथों से तेरे लिए डिनर बनाया है। संतोष जी की बातें सुनकर सृष्टि को ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद कहीं गलत जगह पर आ गई या फिर कोई सपना देख रही है। उसके चेहरे पर डर अभी भी झलक रहा था। संतोष जी ने उसे अंदर लाकर सोफे पर बिठाया और फिर राघव जी की तरफ देखते हुए बोले, आप यहाँ पर क्या बैठे हैं? जाइए, जाकर अपने कमरे में बैठिए। बहू को आपके सामने थोड़ा असहज लग रहा होगा, है ना सृष्टि बेटा? सृष्टि ने नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा और अपना सिरनामे हिलाकर बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं चलती हूँ, बस थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर आती हूँ और फिर आपके लिए खाना बनाती हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संतोष जी बोले, अरे मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा डिनर बना रखा है, तो तुम खाना क्यों बनाओगी? तुम पहले ये पानी पियो। ये बोलते हुए उन्होंने टेबल से पानी का गिलास उठाया और सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया तो सृष्टि अब हैरानी से उस गिलास की तरफ देखने लगी। जब उसने खुद से पानी नहीं पिया तो संतोष जी ने खुद आगे बढ़कर उसके होठों से वो गिलास लगाया।
जिसकी वजह से मजबूरन सृष्टि को वो पानी पीना पड़ा। सृष्टि संतोष जी की तरफ हैरानी से देख रही थी। उनके अंदर से टपक रहे प्यार को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दी कोई बम फूटने वाला है। पानी खत्म होने के बाद संतोष जी ने गिलास टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ अब जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं डिनर टेबल पर लगाती हूँ। सृष्टि तुरंत सोफे से उठी और रोते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए मुझे माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी तुरंत बोले, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है सृष्टि बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनकी बात सुनते हुए सृष्टि का ध्यान बिनी की तरफ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि ज़रूर बिनी ने संतोष जी को सब बता दिया होगा, पर संतोष जी का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संतोष जी के दिमाग में चल क्या रहा है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर अभी उसने अपना दुपट्टा उतार कर साइड में रखा ही था कि तुरंत बिनी कमरे में अंदर आई और अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी जहरीली नज़रों से सृष्टि को देखने लगी तो सृष्टि एकदम से सहम गई। विनी उसके पास आई और बोली, तो आखिर रंगरलियां मनाने के बाद तुम्हें वक्त मिल ही गया घर आने का। सृष्टि हचकिचाते हुए बोली, तो तुम गलत समझ रही हो विनी। अभी वो बोल ही रही थी कि विनी ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ा और उसे पीछे की तरफ ढकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना चेहरा विनी से छुड़ाने के लिए अपने हाथ से उसकी कलाई पीछे की तरफ करनी चाहिए, लेकिन विनी ने उसे बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। विनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन वो क्या है ना, तुम मेरे लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो, तो ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये बोलकर वो सातिर मुस्कुराहट के साथ सृष्टि को देखते हुए थोड़ा पीछे हट गई तो सृष्टि ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। विनी के नाखून उसके गालों पर बेहद बुरी तरह से चुभ गए थे। सृष्टि हैरानी से विनी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है विनी। मैं मिस्टर राणा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो ऐसी कोई चीज़ सोच भी नहीं सकती। मैं सच में मानव से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें धोखा देना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। और आज मुझे उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी एक बार फिर से उसके करीब हुई और बोली, तुम बेशक से कुछ भी करो, आई डोंट केयर। एक के साथ चक्कर चलाओ या फिर 10 के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रलय राणा उसके बारे में सोचना बंद कर दो। प्रलय तो मुझे अब मेरे लिए चाहिए और वो मेरी लाइफ में कैसे आएगा इसके बारे में सोचना शुरू करो। सृष्टि हैरानी से बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो विनी? प्रलय सर और तुम? विनी उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, क्यों मेरे साथ प्रलय क्यों नहीं हो सकता? अब तुम्हारे साथ हो सकता है जिसकी ना अक्ल है ना शक्ल। खुद को आईने में देखा है कभी तुमने? तुम्हें देखकर तो मुझे अजीब सा लगता है कि पता नहीं मेरे भाई ने तुम में ऐसा क्या ही देखा कि उन्हें तुम पसंद आ गई। तो प्रलय की पसंद तो तुम हो भी कैसे सकती हो? राणा इंडस्ट्रीज का सीईओ है वो, उसके आगे पीछे लड़कियों की कमी नहीं होगी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा दीवाना बनकर घूम रहा है? सृष्टि तुरंत बोली, नहीं ऐसा नहीं है वो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी बोली, रहने दो, मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं जो वो तुम्हारा दीवाना बने। लड़कों की सिर्फ एक ही ज़रूरत होती है और प्रलय को तुमसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा, लेकिन तुमसे नहीं, मुझसे। और ये तुम कैसे पॉसिबल करोगी ये मुझे नहीं पता, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। विनी एक बार फिर से उसके करीब आई और बोली, ये जो माँ ने आज इतने प्यार से तुम्हारा स्वागत किया है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि तुमने खुद होली की पार्टी को ऑफिस में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रमोशन भी हो रहा है। और आज की पार्टी तुमने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज की है कि तुम्हें इसके लिए अलग से पेमेंट भी मिलेगी। सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिनी जल्दी से बोली, ओह रियली? तो फिर जाओ, जाकर माँ को सच बता दो और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती।
सृष्टि एकदम सुन्न रह गई। विनी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है जो तुम मुझे दोगी। और वैसे भी इतने पैसे तुम्हारे लिए कहाँ ही मुश्किल होंगे। जिसकी जेब में प्रलय राणा हो उसे पैसों की क्या कमी। जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और वो मुझे दो, वरना तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मैं जाकर माँ को बता दूंगी और फिर तुम्हारी जो हड्डियाँ टूटेंगी ना, उसकी आवाज़ प्रलय राणा तक नहीं जाएगी, सिर्फ इस कमरे में दबकर रह जाएगी। सृष्टि एकदम दंग रह गई। वो 1 लाख का इंतज़ाम कहाँ से कर सकती थी। उसने तो सोच लिया था कि वो जॉब भी छोड़ देगी क्योंकि वो प्रलय को देखना तक नहीं चाहती थी। लेकिन 1 लाख रुपए और प्रमोशन की बात सुनकर अब वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। विन्नी मुस्कुराते हुए बोली, अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और सोचो कि मेरे लिए 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे करना है और साथ ही साथ मुझे प्रलय की ज़िंदगी में फिट कैसे करना है। और अगर जल्द से जल्द ये नहीं हुआ तो फिर तुम वो देखना जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, ब्लडी इडियट गंवार। ये बोलकर विनी तुरंत वहाँ से चली गई और सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं दूसरी तरफ राणा फार्म हाउस में प्रलय जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस से निकलने लगा, किसी की आवाज़ ने उसे रोक लिया। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने हार्दिक खड़ा था। हार्दिक उसके पास आया और बोला, अब ऐसी कौन सी तबाही लानी रह गई प्रलय जो तुम लाने जा रहे हो। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। प्रलय एकदम शॉक्ड रह गया। उसे कैसे पता कि उसके और सृष्टि के बीच क्या हुआ है। हार्दिक उसे देखकर बोला, ज़्यादा शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखा मैंने सृष्टि को बाहर की तरफ जाते हुए। उसकी हालत और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ही बता रहे थे कि वो किस तकलीफ़ में है। क्यों कर रहा है तू उसके साथ ये सब, आखिर क्यों उसे इतनी तकलीफ़ दे रहा है। प्रलय गुस्से से बोला, मेरे मैटर से दूर रहो। मैंने जो किया है या हम दोनों के बीच जो भी हुआ है वो मेरा पर्सनल मैटर है। बिजनेस में पार्टनर बनाया है तुम्हें अपना, इससे ज़्यादा मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। हार्दिक गुस्से से बोला, आज तू मुझे नहीं रोक सकता यार, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा प्रलय, वो शादीशुदा है। प्रलय ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और बोला, तो क्या करूं, वो शादीशुदा है तो दूर चला जाऊं उससे, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं। वो शादीशुदा हो या बेशक से कुछ भी हो, मुझे मैटर ही नहीं करता। वो सिर्फ मेरी है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। हार्दिक तुरंत बोला, लेकिन वो तेरी नहीं होना चाहती। उसके आंसू भी बता रहे थे कि वो कितना गिल्टी फील कर रही थी, कितनी तकलीफ़ में थी, कितने दर्द में थी वो। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय ने उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अब तू मुझे बताएगा कि वो तकलीफ़ में थी, तू मुझे बताएगा कि वो दर्द में थी। हार्दिक ने भी उसे गिरेबान से पकड़ा और बोला, हाँ, अगर बताने की ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा। तेरे लिए सृष्टि तेरी यूनिवर्स होगी, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है और उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर तू मेरा यार है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी हर गलत चीज़ में भी तेरा साथ दूंगा। प्रलय गुस्से से बोला, मेरी यूनिवर्स को तेरे साथ कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई फालतू का रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत करना। एलर्जी है मुझे इन रिश्तों से, समझ आई। अपने काम से काम रख और दफ़ा हो जा यहाँ से। हार्दिक भी गुस्से से कांपते हुए बोला, कहीं नहीं जाऊँगा मैं, आज तुझे सच सुनना ही होगा। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे जिद करेगा और वो तेरी हो जाएगी। कोई भी लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो वो सबसे ज़्यादा उस लड़के की आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है, अपनी फीलिंग्स की केयर करती है। ज़बरदस्ती से किसी को अपना बनाना ना ही केयर होता है और ना ही प्यार, ये सिर्फ और सिर्फ हवस। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ प्रलय ने उसके गाल पर जड़ दिया। हार्दिक का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया। उसने तुरंत नज़रें उठाकर प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार मेरी मोहब्बत को हवस का नाम देने की। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं सृष्टि को नहीं उसकी बॉडी को। हार्दिक को जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो भी तुरंत प्रलय के पास आया और बोला, देख, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुझे बता रहा था कि ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता। प्रलय ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से, वरना मैं आज मर्डर कर दूंगा तेरा। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे और डिस्टर्ब मत करना, मैं भूल जाऊँगा दोस्ती यारी। हार्दिक तुरंत बोला, ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी एक बात सुन ले कि तू सृष्टि के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
तू जितना उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा ना, वो उतनी ही फंसती चली जाएगी। तुझे क्या लगता है कि वो घर गई है तो उसके लिए सब नॉर्मल होगा? इतनी देर रात अगर बेटियां भी घर से आए ना, तो वहाँ इंडियन फैमिली में कोहराम मच जाता है। तरह तरह के टोन सुनाए जाते हैं, और वो तो बहू है किसी घर की। तो सोच उसके बारे में, उसका क्या हाल हो रहा होगा। और वो संतोष जी, वो तो उसे पहले ही इंसान नहीं समझती। क्या कुछ नहीं कर रही होंगी वो सृष्टि के साथ। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय एक बार फिर से बेकाबू होता हुआ उसके पास आया और उसने उसे जोर से धक्का दिया। हार्दिक तुरंत नीचे ज़मीन पर गिर गया। प्रलय गुस्से से गरजते हुए बोला, अगर मेरी यूनिवर्स को किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। बहुत हुई उन लोगों की बदतमीजी और बेरहमी। अब ये प्रलय राणा अपनी यूनिवर्स को किसी की सर्द नज़रें भी बर्दाश्त नहीं करने देगा। हार्दिक, जो इस वक्त खुद प्रलय के गुस्से से परेशान था, वो तुरंत अपनी जगह से उठा और जल्दी से उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़कर बोला, सबसे पहले तू शांत हो। तुझे पता है तेरा गुस्सा हमेशा तेरे लिए खतरनाक साबित हुआ है। प्लीज़ आज अपने गुस्से को संभाल ले। अगर तू ये गुस्सा संभाल लेगा ना, तो तू सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अगर तू ये गुस्सा नहीं संभाल पाया तो एक बार फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए प्रलय एकदम सुन्न रह गया था। प्रलय एकदम शांत नज़रों से उसे देखने लगा। हार्दिक एकदम नॉर्मल होकर बोला, तूने खुद कहा था ना मुझे कि तेरी यूनिवर्स तेरे लिए एक नाजुक सा फूल है, तो तुझे उस नाजुक से फूल को नाजुकता से ही तो रखना पड़ेगा ना। तू उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तू ज़बरदस्ती करेगा तो उस फूल की पंखुड़ियाँ टूट जाएंगी, और तुझे सिर्फ उसे नाजुकता से रखना नहीं है, उसे आसपास के कांटों से भी बचाना है। तू समझ रहा है ना मेरी बात। हार्दिक की बातें सुनते हुए प्रलय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और हार्दिक के हाथ अपने कंधे से हटाकर पीछे गाड़ी से लग गया। उसने अपने होठों को गोल कर गहरी गहरी सांस लिया और कुछ देर यूं ही वहीं गाड़ी से लगकर खड़ा रहा। हार्दिक एक बार फिर से उसके पास आया और उसे देखते हुए बेहद शांत लहजे में बोला, मुझे नहीं पता तूने सृष्टि को कितना जाना है और कितना नहीं, लेकिन जितना मैंने उसे जाना पहचाना है ना, इतना तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि उसका प्यार मोहब्बत से विश्वास उठ चुका होगा। जो ज़िंदगी वो जी रही है ना, जीने से उसे मरना आसान लगता होगा, लेकिन अगर तुझे सच में उसे खुशियाँ देनी है ना, तो पहले उसे प्यार, रिस्पेक्ट और केयर देना सीख। उसे ज़बरदस्ती नहीं, अपने प्यार से अपना बना। तुझे एक बात बताऊं, एक लड़की से जब कोई ज़बरदस्ती करता है ना, तो वो लड़की बेशक से कुछ ना कहे, लेकिन उसका दिल हमेशा उसे बद्दुआ देता है। लेकिन जब कोई उसे सच में मोहब्बत करता है ना, तो वो लड़की हंसकर अपनी जान भी उस लड़के पर वार सकती है। बाकी जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। ये बोलकर हार्दिक पीछे की तरफ हटा और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर राणा फार्म हाउस से निकल गया। और प्रलय अभी भी उस गाड़ी से लगकर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूम रहा था और धड़कन सिर्फ सृष्टि का नाम लिए जा रही थी। प्रलय का मन कर रहा था कि वो अपनी यूनिवर्स के पास जाए, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। वो जानता था कि इस वक्त सृष्टि बहुत तकलीफ में होगी, लेकिन वो अगर उसके पास जाएगा तो यकीनन सृष्टि की तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। इसलिए प्रलय ने खुद को रोक लिया। सुबह का वक्त, वर्मा हाउस में सृष्टि घर का सारा काम निपटा कर ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगी, पीछे से संतोष जी ने उसे रोका और बोली, कल मुझे विनी ने बताया कि आज तुम्हें ऑफिस से बोनस मिलने वाला है, जो कल की होली पार्टी का था। तो मिल जाएगा ना आज तुम्हें वो बोनस। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि के कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे संतोष जी की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन जैसे ही उसने संतोष जी के पीछे खड़ी विनी को देखा तो वो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मिल जाएगा माँ जी, आज मुझे बोनस मिल जाएगा, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो घर से बाहर निकल गई और उसका वो मासूम सा चेहरा एक बार फिर से परेशानियों से घिर गया था। वहीं विनी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। वो मन में बोली, वैसे तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है सृष्टि भाभी, लेकिन लगता है आज मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, तो क्यों ना तुमसे मिलने के लिए ऑफिस आया जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद सातिर एक्सप्रेशन थे। बस स्टैंड पर सृष्टि गुमसुम सी बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी उसके सामने बस आकर रुकी तो अचानक से वो होश में आई और गहरी सोच में खो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं।
बस वाले ने हॉर्न बजाया तो वो तुरंत बस में चढ़ी और उस सीट पर आकर बैठी जहाँ वो रोज़ रागिनी के साथ बैठती थी। रागिनी मायूसी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सृष्टि, कल मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। कल मैंने गलती से तुम्हें भांग वाली ठंडाई। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, कल जो हुआ वो हो गया, हम आज में है रागिनी, और मैं कल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम कठोर लग रहा था। रागिनी ने हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी थी, हालांकि वो मुस्कुराहट झूठी होती थी, लेकिन आज तो सृष्टि के एक्सप्रेशन ही अलग थे। आंखें बस खुली थी लेकिन उनमें रौनक नहीं थी। रागिनी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो। सृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, मेरे दिल में कुछ नहीं है रागिनी, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर उसने वापस विंडो से बाहर की तरफ देखना शुरू किया। उसने अपनी पलकें झपकाई तो उनमें से बड़े ही कीमती आंसू नीचे की तरफ गिरे और वो मन ही मन बोले, ना ही मेरे दिल में कुछ है और ना ही अब मेरी ज़िंदगी में कुछ है। ये बोलते हुए अब वो अपनी सुनी नज़रों से बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में प्रलय आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी की उंगलियां उसके चेहरे को छू रही हों। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो अब फुर्सत मिली तुम्हें मेरे पास आने की? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, और तुम हो कि नखरे दिखाती रहती हो। ईरा जिसके हाथों में ट्रे थी वो प्रलय के लिए ग्रीन टी लेकर आई थी। जैसे ही उसने प्रलय की बातें सुनी वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो प्रलय, पर जानकर अच्छा लगा। ये बोलते हुए उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी तो वहीं उसकी आवाज़ सुनकर प्रलय एकदम से चौंक गया। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और उसकी गुस्से से जलती हुई नज़रें ईरा पर थी। उसने तुरंत अपने दरवाजे की तरफ देखा। कल रात ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से शायद वो दरवाज़ा बंद किए बिना ही अपने रूम में आ गया था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी तुम्हें? ईरा उसे यूं गुस्से में देख तुरंत बोली, क्या हुआ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए ये ग्रीन टी। प्रलय गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैंने तुमसे मांगी थी क्या ग्रीन टी? मैंने तुमसे कहा कि मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ? मैंने तुमसे कहा कि सुबह सुबह मुंह उठाकर मेरे रूम में चली आना? ऐसा कुछ कहा मैंने तुमसे? ईरा एकदम शॉक्ड रह गई। वो पहली बार प्रलय का गुस्सा देख रही थी। हालांकि इस गुस्से के बारे में उसने सुना बहुत कुछ था, लेकिन इस गुस्से से उसका एनकाउंटर पहली बार हो रहा था। ईरा कुछ बोलती इससे पहले ही प्रलय तुरंत अपने बेड से उठा। ईरा की नज़रें प्रलय पर थी। इस वक्त प्रलय शर्टलेस था और गुस्से में तो वो और भी ज़्यादा कयामत ढा रहा था। ईरा हड़बड़ाते हुए बोले, आई एम सो सॉरी प्रलय, अगर तुम्हें मेरा इस तरह कमरे में आना पसंद नहीं आया तो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम इतने गुस्से से रिएक्ट करो। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ तुम्हें ग्रीन। पर अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे लगभग खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। ईरा उसे यूं खुद के साथ बिहेव करते देख थोड़े गुस्से से बोली, स्टॉप इट प्रलय, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। ऐसा भी क्या है इस रूम में जो यहाँ मेरे आने पर तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? प्रलय गुस्से से गरजते हुए बोला, बहुत कुछ है इस कमरे में भी और मेरी ज़िंदगी में भी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? मेरे कमरे में आकर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रही हो। लोगों को पहले ही नज़र में पहचान लेने की काबिलियत है मेरे अंदर, लेकिन तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं कि सोच समझकर मेरे करीब आने की कोशिश करना। प्रलय राणा नाम है मेरा, जरा सा धक्का दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही आ जाएगी। ये बोलकर प्रलय ने ईरा को कमरे से बाहर निकाल दिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल था और पसीने की बूंदें चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों पर अपना हाथ रखा और उंगलियों को बालों में कसकर फंसाते हुए हल्का सा अपने बालों को खींच लिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। पिछले 2 सालों से वो अपनी आंखें ही सृष्टि की तस्वीर को देखते हुए खोलता था और आज पहली बार था जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने सृष्टि की तस्वीर नहीं बल्कि किसी और का चेहरा था। उसने तुरंत बेड पर जाकर अपना फ़ोन उठाया और उसमें सृष्टि की पिक्चर देखने लगा। सृष्टि की पिक्चर देखते हुए वो बेड पर टेक लगाकर बैठा और सृष्टि को देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, कल शायद मैंने तुम्हें हर्ट किया है। अगर पार्टी में वो सब चीज़ होती ही नहीं
तो हम दोनों शायद नशे में नहीं होते, और नशे में होकर हम दोनों के बीच वो सब चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे कल जो हुआ उसके लिए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एक ना एक दिन हमारे बीच होनी ही थी। तुम्हें तो मेरा बनना ही था, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस बात से हर्ट हो। होगी भी कैसे नहीं, मेरी यूनिवर्स हो तुम, और अपनी यूनिवर्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है उसे ठीक भी मैं ही करूँगा। तुम्हारा प्रलय तुम्हारी ज़िंदगी से जा तो कभी भी नहीं सकता, लेकिन अब वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाएगा अपने तरीके से। वहीं ईरा गुस्से से कांपते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और बोली, हाउ डेयर ही, प्रलय की हिम्मत भी कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने की। यूं ही कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ मैं, ईरा कपूर हूँ। ही कांट ट्रीट मी लाइक दैट। वहीं दूसरी तरफ मैथिली आसियाना योगेंद्र हाल में इधर उधर टहल रहे थे और उनकी गुस्से भरी नज़रें सामने खड़ी मैथिली पर टिकी हुई थी। वो गुस्से से कांपते हुए मैथिली के पास आए और गुस्से से गरजते हुए बोले, पिछले 3 दिन से तुम्हारे उस नालायक का कोई अता पता नहीं है। मैथिली जी चिल्लाते हुए बोले, नालायक नहीं है वो, उसे इस तरह से बुरा भला मत कहिए मेरे सामने। योगेंद्र जी गुस्से से कांपते हुए बोले, अच्छा तो और क्या कहूँ, तुम्हें पता भी है उस नालायक की वजह से क्या हुआ है। राणा इंडस्ट्रीज को प्रलय ने अपने हाथ में ले लिया। मैथिली जी गुस्से से भड़कते हुए बोली, तो ये सब कुछ हमें की वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने ही पहले अपना सारा कुछ उस प्रलय और उसकी माँ कुसुम के नाम कर रखा था, और अब इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपके प्रलय ने मेरे अमय से उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी वजह से अमय का ये हाल है। आपने आज तक कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, जब देखो उस प्रलय को ही अपना सब कुछ दिया है। योगेंद्र जी गुस्से से दांत भींचते हुए बोले, तुम ये कह रही हो, तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि प्रलय और कुसुम को मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था। छोटा सा था प्रलय जब मैंने तुम्हारे और अमय के लिए दोनों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, और तुम मुझे ये बातें सुना रही हो। मैथिली गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा आपने जब उसे छोड़ दिया था तो फिर अपनी प्रॉपर्टी अब तक आपने उसके नाम क्यों कर रखी थी। राणा इंडस्ट्रीज पर अब भी उसका नाम था, और आधे से ज़्यादा शेयर्स उसके नाम कैसे हो गए। योगेंद्र जी गुस्से से बोले, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर अमय की आवाज़ गूंजी, आपको कैसे समझ में आएगा डैड, आप तो अपने उस प्रलय के गुणगान गाते ही नहीं थकते, तो आपको मेरे बारे में कैसे कुछ पता चलेगा। ये बोलते हुए अमय अंदर की तरफ आ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। अमय गुस्से से योगेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, आपको एक सलाह दूं डैड। योगेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। अमय उन पर हंसा और बोला, जाइए जाकर अपनी उस कुसुम और प्रलय के पास वापस चले जाइए, क्योंकि आज तक आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और मुझे लगता भी नहीं है कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे। आप सिर्फ मुझे और मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, लेकिन अब हमें आपसे बेवकूफ़ नहीं बनना। अमय की बातें सुनते हुए मैथिली जी के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अमय आग में घी डालते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस प्रलय से डरते हैं। आखिर डरना तो बनता है, पहले भी बहुत बार हरा चुका है वो आपको, और अब भी आपसे ज़्यादा लोग उसे जानते हैं। उससे लड़ना तो आपके बस की बात है नहीं। तो ऐसा कीजिए, जाकर उसकी माँ के पल्लू में छुप जाइए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, योगेंद्र जी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए, अमय। अमय व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, चिल्लाइए मत, और वैसे भी आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, सिवाय हम दोनों के सामने चिल्लाने के आपको कुछ आता भी नहीं है। होता कुछ है नहीं, बस बातें करवा लो। ये बोलकर वो योगेंद्र जी को जलालत भरी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला गया। मैथिली जी योगेंद्र जी के पास आई और बोली, वैसे अमय ने कुछ झूठ नहीं कहा, सच ही तो बोला है उसने। आप उस प्रलय से डरते हैं, वरना अगर आपको उस प्रलय का डर नहीं होता तो उस प्रलय की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे अमय से उसका हक छीन सके। ये सब आपकी वजह से हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी उस कुसुम से प्यार करते हैं। योगेंद्र जी तुरंत बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मैथिली। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैथिली व्यंग से मुस्कुराई और बोली,
अकेले प्यार का क्या करूं? अगर देना ही है तो वो हक भी दीजिए जो आपने उस कुसुम को और उसके बेटे को दिया हुआ है। ये बोलकर मैथिली भी वहां से चली गई और योगेंद्र जी गुस्से से कांपते हुए वहीं खड़े रह गए। वो अपनी मुट्ठियां कसकर बोले, ये तुमने सही नहीं किया प्रलय, तुमने अमय से राणा इंडस्ट्रीज को छीना है ना। अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज छीन लूंगा। बहुत प्यार है न तुम्हें तुम्हारी माँ से, तो अब देखना कैसे तुम्हारी उस माँ को हथियार बनाकर तुम्हारा तुमसे सब कुछ छीनता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज, प्रलय अपने केबिन में था और लैपटॉप से सृष्टि को देख रहा था जो अपना काम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। वो करती भी कैसे? जैसे ही वो काम में ध्यान लगाने की कोशिश करती उसे विनी की धमकी याद आ जाती और साथ ही साथ ये भी कि आज उसे घर 1 लाख रुपए लेकर जाना है। प्रलय सृष्टि के पास जाना चाहता था लेकिन जैसे ही उसे होली पार्टी की बातें याद आ जाती उसके कदम खुद रुक जाते। तभी सृष्टि के केबिन का दरवाज़ा खुला और एक पियोन अंदर आया। उसने एक ट्रे सृष्टि के सामने टेबल पर रखी तो सृष्टि उससे बोली, मुझे नहीं खाना ये, आप ले जाइए इसे, मुझे भूख नहीं लगी। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे पर खड़ा प्रलय बोला, आप जाइए यहाँ से काका और ये ट्रे यहीं पर रखा रहने दीजिए। प्रलय की आवाज़ सुनकर सृष्टि ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था। प्रलय को देखते ही उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ कल की सारी यादें भी ताज़ा होने लगी थी। उसकी आंखें एक टक प्रलय को देखती रही और प्रलय उसके पास आया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों नहीं भूख लगी है तुम्हें? ऐसा क्या खा कर आई हो? सृष्टि की पलकें फड़फड़ाने लगी। वो अपनी आंखें झुकाकर बोली, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी फुर्सत होगी कि आप अपने ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय से ये पूछते फिरे कि वो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खा कर आया है। प्रलय थोड़ा सा सर्द लहजे में बोला, मुझे किसी एम्प्लॉय से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना है। सृष्टि गुस्से से चिल्लाई, क्यों क्यों जानना है आपको मेरे बारे में, और क्या करेंगे जानकर? मैं भूखी हूँ ये जानकर मुझे खाना खिलाएंगे? पहले मुझे बड़े ही आराम से खाना खिलाएंगे, मेरी फ़िक्र करेंगे, मुझे ये सब जताएंगे कि आपको मेरी कितनी कद्र है, मेरी कितनी परवाह है, और फिर क्या करेंगे? मुझे अपने बिस्तर पर ले जाएंगे, मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता बनाएंगे? तो उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत क्या है मिस्टर प्रलय राणा? ये फालतू का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं ना मैं यूं ही आपको दे देती हूँ। ये बोलकर सृष्टि ने अपना दुपट्टा अपनी गर्दन से उतार कर नीचे की तरफ फेंक दिया तो प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बस चुप, एक लफ्ज़ नहीं कहोगी अब तुम। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से कांप रहा था। सृष्टि साइकास्टिक वे में बोले, क्या हुआ? एक बार फिर से ड्रामा मोड चालू हो गया ना आपका? मैंने कहा ना आपको ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए मुझसे, और इस बार आपको नशे में मेरा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होशो हवास में मैं खुद को आपके सामने पेश कर रही हूँ। लेकिन आपको जो चाहिए ना वो लीजिए और दफ़ा हो जाइए मेरी ज़िंदगी से, मत कीजिए मुझे परेशान। जीना चाहती हूँ मैं तो जी लेने दीजिए, मुझे मरने पर मजबूर मत कीजिए मिस्टर प्रलय राणा। उसकी बातें सुनकर अब प्रलय पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने सृष्टि के कंधों को जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा तो सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया। अगले ही पल प्रलय ने उसे फिर से पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार वो खुद पूरी तरह से उस पर झुक गया और सृष्टि नीचे चेयर पर बैठ गई। प्रलय उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके हाथ सृष्टि के कंधों पर थे। वो सृष्टि को और सृष्टि उसे ही देखे जा रही थी। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, सृष्टि और प्रलय दोनों ने दरवाजे की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो वहाँ पर खड़ी विनी को देखकर दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। सृष्टि खुद को संभालने की कोशिश करने में लगी थी और प्रलय का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा था। विनी अंदर की तरफ आई और इंटेंस नज़रों से प्रलय और सृष्टि के हाथों को देखने लगे, क्योंकि जहाँ सृष्टि के कंधों पर प्रलय के हाथ थे वहीं सृष्टि के हाथ भी प्रलय के सीने पर थे। उसकी नज़र खुद पर महसूस कर सृष्टि ने तुरंत प्रलय के सीने से अपने हाथ हटा लिए। वहीं अचानक ही प्रलय की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, ये राणा इंडस्ट्रीज है, कोई गार्डन नहीं जहाँ पर कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा।
अगर किसी को अपने फैमिली मेम्बर से मिलने भी आना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो विनी की तरफ देख रहा था और विनी एकदम हैरान रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय चिल्लाते हुए बोला, जस्ट गेट आउट, जब परमिशन मिल जाए तब अंदर आ जाना। विनी धीरे से बोली, लेकिन मुझे उसकी बात पूरी होती उससे पहले प्रलय एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, तुम बाहर जाती हो या फिर मैं गार्ड्स को अंदर बुलाऊं? वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में ऐसा कोई तमाशा हो। ये बोलते हुए प्रलय की सर्द नज़रें विनी पर ही थी। विनी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो तुरंत वहाँ से चली गई, वो भी अंदर तक डर से कांप गई थी। उसके जाते ही प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि की आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बकवास की थी अभी अभी तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाने की और मुझसे इस तरह की घटिया बातें करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपने बिस्तर तक लाना चाहता हूँ मैं? सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर राणा यहाँ से चले जाइए। विनी मेरी ननद है और जिस तरह से आपने उसके सामने बिहेव किया है ना, आप नहीं जानते क्या कुछ हो सकता है। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे अलावा तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की भी इजाज़त नहीं है यूनिवर्स, और तुम मेरे ही सामने किसी और की फिक्र कर रही हो। सृष्टि रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मत कीजिए ये सब। प्रलय के हाथ सृष्टि के कंधों पर कुछ इस तरह से कसे हुए थे कि सृष्टि के चेहरे पर उसका दर्द झलकने लगा था। प्रलय कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा और फिर एकदम से साइड हट गया। सृष्टि अपने चेयर पर बिल्कुल ढीली पड़ गई। उसमें फिलहाल खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके कंधे सच में बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। प्रलय ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा तो टेबल का ऊपरी कांच एकदम से टूट गया और वो प्रलय के हाथ में धंस गया। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। अगले ही पल प्रलय वहाँ से चला गया तो सृष्टि और ज़्यादा हैरान हो गई। प्रलय के हाथ से बहता हुआ खून उसे दिखाई दे रहा था और खून की बूंदें पूरे फर्श पर गिरी हुई थी। प्रलय तुरंत अपने केबिन में आया और जाकर अपनी चेयर पर बैठकर वो गुस्से से कांप रहा था। और जैसे ही वो सृष्टि के केबिन से बाहर निकला, सृष्टि के केबिन के बाहर वेट कर रही विनी तुरंत केबिन के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नज़रें सृष्टि पर थी, जो अभी भी अपनी चेयर पर बैठी थी, और उसकी आंखों में आंसू देखकर विनी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए सृष्टि के पास आई और बोली, वैसे ये अच्छा है, पहले तो तुम मिस्टर प्रलय राणा के साथ रोमांस कर रही थी और अब मेरे आते ही तुमने रोना शुरू कर दिया। पर मुझे तुम्हारे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानती हूँ तुम्हारे ये आंसू भी तुम्हारी तरह ही झूठे और मक्कार हैं। सृष्टि तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, प्लीज़ बिन्नी यहाँ से चली जाओ। अगर वापस प्रलय सर आएंगे तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे और मैं नहीं चाहती वो तुम पर गुस्सा करें। विनी तुरंत बोली, ओह रियली? तुम मेरा बुरा भला कब से सोचने लगी? और अगर सोच भी रही हो तो रहने दो, मुझे तुम्हारे इस कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारा ये रोना और ड्रामा देखने नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट काम है। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। विनी जाकर उसकी चेयर पर बैठी और उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब सृष्टि यहाँ पर बैठी थी और प्रलय उस पर झुका हुआ था। वो मन ही मन बोले, जैसे तुमने उसे अपने जाल में फंसाया है, वैसे मैं भी उसी तरह उसे अपने जाल में फंसाऊंगी। खूबसूरत तो मैं भी बहुत हूँ, अब बस देखना ये है कि कब प्रलय मेरे जाल में फंसता है। पर उसे अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे पहले खुद को इस राणा इंडस्ट्रीज़ में फिट करना होगा। सृष्टि उसे देखती ही रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विनी बोली, मुझे राणा इंडस्ट्रीज़ में जॉब चाहिए। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या मतलब जॉब? लेकिन तुम्हें तो जॉब करना पसंद नहीं है ना, तो फिर तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो? विनी बेफिक्री से बोली, क्यों, मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती? मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ तब जॉब कर सकती हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे कोई सवाल करने वाली? और अब मेरी बात सुनो, मुझे राणा इंडस्ट्रीज़ में जॉब चाहिए, लेकिन ये जॉब तुम मुझे दिलाओगी? और वैसे भी देख चुकी हूँ मैं प्रलय की तुम्हारे लिए दीवानगी, तो तुम्हारे लिए मुझे जॉब दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जाओ प्रलय के पास और उससे मेरी सिफारिश लगाओ, और मुझे उसकी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब चाहिए।
सृष्टि का दिल एकदम धड़कना बंद होने लगा। प्रलय के पास किसी और का होना, इस सोच ने ही उसे एक अजीब सी बेचैनी दे दी थी। वो धीमे से बोली, लेकिन प्रलय सर तुम्हें ये जॉब कभी नहीं देंगे। विनी मुस्कुराई और बोली, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। सृष्टि कोई जवाब देती उससे पहले ही विनी ने अपना फ़ोन खोला और उसे अनलॉक करके प्रलय और सृष्टि की कुछ पिक्चर्स उसे दिखाने लगी जो अभी उसने ली थी जब वो केबिन के अंदर आई थी। और प्रलय और सृष्टि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और प्रलय पूरी तरह से सृष्टि पर झुका हुआ था। उन पिक्चर्स को देखते हुए सृष्टि के होश उड़ गए। वहीं प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। वो ये सब लैपटॉप के जरिए अपनी आंखों से देख रहा था। उसे इस वक्त विनी पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये भी समझ में आ रहा था कि सृष्टि किस मेंटल प्रेशर से गुजर रही थी। कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।